हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, अब जो है ना हमारा ये लास्ट टॉपिक रह गया जो हम करेंगे, जो भी इसको भी हम जो है ना इतना ज्यादा आगे लेके नहीं जाएंगे। सिर्फ आज जो मैं बताऊंगा बस वही आप आज जो है ना प्रैक्टिस कर लेना। तो क्योंकि ये हम एज अ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स पे करेंगे तो ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी इसकी। इसकी एक रीजन ये भी है कि क्योंकि ऑलरेडी हम सी शार्प कर चुके हुए हैं, तो सिंटेक्स वाइज या कंसेप्ट वाइज जो है ना ये ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए ना सिर्फ इसके यानी क्या डिफरेंस है इसमें, ठीक है, वो जो है ना आज हम डिस्कस कर लेते हैं। होपफुली कि वो आपको चीज़ अगर समझ आ गई तो हम इसके जो है ना फिर डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊं कि आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा, जब मैं बात करता था जावास्क्रिप्ट की तो जेक्यूरी को भी साथ बोलता था। ठीक है। तो हम जो है काम प्रोजेक्ट में जेक्यूरी पे करेंगे, लेकिन सीवी पे या ऐसे कोई अगर इस चीज को डिस्कस करे तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमें जेक्यूरी आती है, जावास्क्रिप्ट नहीं आती। ठीक है। जेक्यूरी और जावास्क्रिप्ट में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि ये जो जावास्क्रिप्ट है ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है। ठीक है, बहुत पुरानी तो नहीं, लेकिन ऑब्वियसली जब एचटीएमएल के बाद की लैंग्वेज है ये। लेकिन ये लैंग्वेज जो है ना सिंटेक्स वाइज, ठीक है, थोड़ी सी जो है ना टफ है। मतलब कि एक किसी भी चीज की एक इम्प्लीमेंटेशन है इसमें ज्यादा टफ है, उसी चीज को इजी करके जो है ना वो जेक्यूरी में दे दिया। इवन के जेक्यूरी की डेफिनेशन भी यही है कि इट इज अ लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है। और इसकी एग्जांपल यही है कि अक्सर बुक्स आप लोगों ने देखी होगी तो उसके यानी कि कह लो कि उसकी डिटेल के लिहाज से या उस बुक के लिहाज से और दूसरी बुक्स आ जाती है जो उसी बुक की डेफिने ये कह लो कि समरीज होती है या डिटेल होती है उसमें। ठीक है। तो ये जो जे क्यूरी है ना ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट को इजी करने के लिए जो है ना सिंटेक्स वाइज चेंज कर दिया हुआ है इसमें। बैकएंड पे ये काम यानी कि बैकएंड पे कोई भी आप इसका कोड लिखोगे वो कन्वर्ट जावास्क्रिप्ट में होके ही रन होता है। लेकिन बस हमारी इजीनेस के लिए जो है ना ये इसका रेप्लिका बन गया हुआ है, इसके ऊपर रैपर बन गया हुआ है, इस चीज को रैपर कहते हैं। ये रैपर बन गया हुआ है जावास्क्रिप्ट का जे क्यूरी में। बाकी जे क्यूरी में भी जावास्क्रिप्ट ही यूज हुई हुई है, लेकिन अब जो है 80% 90% जो है ना वो जे क्यूरी ही यूज होती है, यानी कि जिधर भी हमने जावास्क्रिप्ट यूज करनी हो ना वहां पे हम जे क्यूरी यूज करते हैं। ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये दुनिया की मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, मोस्ट पॉपुलर। इसकी रीजन क्या है, आप लोगों ने जावा में काम करना है तब भी आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। सी शार्प पे काम करना है तब भी आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। पीएचपी पे काम करना है तब भी आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। ये आनी क्यों चाहिए? आज जो है ना हम सिर्फ यही चीज देखेंगे बस। अगर आप लोगों को ये चीज समझ आ गई ना कि आनी क्यों चाहिए, ये लैंग्वेज आनी क्यों चाहिए, तो मोर देन इनफ है। बाकी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था जब हम फंडामेंटल कर रहे थे कि हर लैंग्वेज सेम है, यानी कि हर लैंग्वेज के स्टैंडर्ड सेम है, हर लैंग्वेज की जो फंक्शनैलिटीज है वो सेम है। ठीक है। लेकिन इसमें और हमारी जावा में या सी शार्प में या पाइथन में या पीएचपी में क्या डिफरेंस है? ठीक है, लेकिन हर लैंग्वेज के साथ यानी ये चीज आनी चाहिए। ये अभी आप लोगों को ना अगले आधे घंटे में क्लियर हो जाएगा कि ये मेजर डिफरेंस क्या है इसका। ये चीज भी आप लोगों को अभी कवर होगी कि जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये खैर ये थोड़ी। अच्छा, इसमें जो है ना इसने बहुत कुछ डिफाइन किया हुआ है, मैं इसमें जाता ही नहीं हूँ कि भाई ये आप लोगों ने नहीं करना। अगर देखा जाए तो इसमें भी देखो उस तरह के लूप है, ठीक है, वाइल है, ठीक है, इसी तरह के इफ भी होंगे, ठीक है, इफ एल्स है, स्विच है, सेम वही चीज है, सिर्फ थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंस है। तो वो हम इस चीज में जाएंगे नहीं। जब हमें कभी रिक्वायरमेंट पेश आएगी कि भाई हम जब प्रोजेक्ट अपना कर रहे होंगे तब हम ऑनलाइन देख लेंगे और इससे इम्प्लीमेंट कर देंगे। और इनकी डिटेल में कोई जाता भी नहीं है, यानी कि इस ये जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या किसी भी किस्म का जो है ना इवन प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। जब आप प्रोजेक्ट कर रहे होगे जो चीज आपको रिक्वायर्ड होगी कि भाई अब मुझे ये चीज जावास्क्रिप्ट में लिखनी है,
तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन जो है ना उसे सर्च करके आप डायरेक्ट लिख सकते हो उसे, जिस जैसे कि आज हम करेंगे। क्योंकि मैंने बताया है कि जो जे क्यूरी है ये रैपर है जावास्क्रिप्ट का, तो जितने काम हमारे पास जावास्क्रिप्ट में हो सकते हैं वो सारे काम हमारे पास जे क्यूरी में भी हो सकते हैं। अब मैं अगर देखो, पहला ही इसका सिंटैक्स ये है, jQuery इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। यानी कि jQuery अपने आप में खुद कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ उसका रैपर बना है बस। यानी कि जो काम हम jQuery से एक थोड़ा कहते हैं लंबी लाइन लिख के या 2-3 लाइनें लिख के करते थे जावास्क्रिप्ट से, तो वो jQuery अब शायद एक लाइन में कर दिया करेंगे वो काम। अब ये वाली लाइन भी अगर देखो, jQuery ग्रेटली सिंप्लीफाइड जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, कि jQuery खुद कुछ भी नहीं है, उसने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है जावास्क्रिप्ट। और सेम ये वाली बात तो खैर उसने सेम लिखी है, jQuery इजी टू लर्न, ये खैर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इस बात की तो समझ आ गई कि जावास्क्रिप्ट हो या jQuery, ये दोनों सेम ही चीज है। लेकिन jQuery कह लो कि सिंटेक्स वाइज लर्न इजी है, और जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी टफ है, वो भी इतनी टफ नहीं है। वो आप अभी देख लोगे कि क्या यानी कि डिफरेंस है। अच्छा, अब मैं इसकी डिटेल में जाने से पहले ना, पहले सिर्फ हमें हमें सिर्फ अगले आधे घंटे में ये चीज भी क्लियर हो गई ना कि जावास्क्रिप्ट को यूज कब किया जाता है या किस पर्पस के लिए है ये, तो ये कह लो कि बस यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, मेन मकसद ही इसका ये है कि हमें यानी कि ये चीज पता लग जानी चाहिए कि यूज कब होती है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल सोची थी। वो कुछ एग्जांपल ये है कि मुझे जो है ना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है। ये अभी आईटी के लिहाज से मैं बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि मुझे जनरली यानी कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ किसी टीम का, चाहे वो कंस्ट्रक्शन कंपनी कह लो या यानी कि ना एक ऐसे यानी कि कॉन्ट्रैक्टर कह लो, जो है ना यानी कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को लेता है। ठीक है, और आगे बेशक वो कह लो कि सब कॉन्ट्रैक्टर हायर करके जो है ना उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है। ठीक है, मैं यानी कि वैसा कॉन्ट्रैक्टर हूँ। ठीक है, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है। प्रोजेक्ट का जो बिजनेस मॉडल है ना वो ये है कि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। ठीक है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई हमारे यानी कि कंट्री में जितने लोग भी कंपनी ओपन करेंगे ना, उनको जो है ना सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, ठीक है, उससे जो है ना लाइसेंस लेना जरूरी है। तो उसी ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना मुझे प्रोजेक्ट मिला है कि आपने इस प्रोजेक्ट को बनाना है। ठीक है, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है कि जो कस्टमर है ना जिससे कंपनी ओपन करनी है वो हमारे पास आएगा। ठीक है, अपनी वो रिक्वायरमेंट जो है ना हमारे पास फॉर्म में फिल करके देगा कि भाई मेरा कंपनी का नाम ये है, इंग्लिश नाम ये है, उर्दू नाम ये है, कंपनी की लोकेशन ये है, पोस्ट ऑफिस ये है, यानी कि जितनी डिटेल होगी ना वो उस फॉर्म में फिल करेगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो जो है यानी कि हमारी अपनी एक वेरिफिकेशन होगी। हम ये चीज चेक करेंगे कि भाई ये कंपनी का जो ओनर है क्या ये डिफॉल्टर तो नहीं है हमारे पास, क्या ये बैंक करप्ट तो नहीं है। ठीक है, या ये जो कंपनी ओपन करने जा रहा है इस नाम की दूसरी कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करती। इस तरह की सारी वैलिडेशन को जो है ना वो वेरीफाई करेगा। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद जो है वो कंपनी ओनर से अपने तौर पे जो है ना इंटरव्यू लेगा, या कह लो कि अपनी जो है ना कह लो कि तसल्ली के लिए उससे कंपनी की मजीद डिटेल वगैरह जो है ना वो फाइनल करेगा। उसके बाद जो है ना वो उसे अथॉरिटी लेटर या लाइसेंस जिसे हम कहते हैं वो इशू कर देगा विद गवर्नमेंट स्टैम्प। ठीक है, और वो वाला सारा रिकॉर्ड वो अपने पास यानी कि गवर्नमेंट के पास सेफ हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसमें आईटी का भी कोई लिंक नहीं है, ये फिजिकल एनवायरनमेंट के लिहाज से वो उसने बात की है। अब जो है ना मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, जाहिर सी बात है मैं सबसे पहले अपनी प्लानिंग करूंगा कि इस प्रोजेक्ट को करना किस तरह सक्सेसफुल बनाना है इस प्रोजेक्ट को। हर प्रोजेक्ट की एक जो लिमिटेशन होती है वो यही कि कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक जगह ली। ठीक है, काफी बड़ी जगह ली। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले मैंने पहला हॉल बनाया। जब मैंने पहला हॉल बनाया उसमें मैंने इस चीज को देखा कि भाई मेरे पास जो है वो कस्टमर आएंगे। ठीक है, तो मैंने क्लाइंट से ये चीज पूछी कि आपके जो कस्टमर हैं कि वो एक टाइम पे कितने आ सकते हैं, यानी कि वेटिंग जो है वेटिंग जो टाइम है वो एक कस्टमर के लिए कितना हो सकता है, या कितने कस्टमर एक टाइम पे वेटिंग में हो सकते हैं।
क्योंकि जिस कस्टमर ने भी अंदर जाना है अपना लाइसेंस अप्लाई करने के लिए, ठीक है, तो वहां पे तो टाइम लगेगा, सारे एकदम तो अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, तो मैंने उनसे ये चीज पूछी, उन्होंने कहा कि भाई एट अ टाइम ना मैक्सिमम भी जो है ना 100 to 150 जो है ना कस्टमर वेट कर सकते हैं, ये मैक्सिमम उसने बताया है। मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, अगर अंदर के ऑफिसर फ्री है तो वो यानी कि फौरन उनका काम भी हो जाएगा। तो मैंने उन्होंने 150 बताया, मैंने 200 के हिसाब से जो है ना एक वेटिंग एरिया बनाया बड़ा सा। ठीक है, जब मैंने वेटिंग एरिया बनाया, मैंने हर चीज का उसमें ख्याल रखा। मैंने वहां पे एलईडी लगाई, चेयर्स ऐसी लगाई कि थोड़ी कंफर्टेबल हो, अगर किसी को 2 आवर्स 3 आवर्स वेट करना पड़ता है तो वो उसके लिए टफ ना हो। ठीक है, इसके अलावा मैंने डिस्पेंसर लगाया, यानी कि जो मेरे माइंड में था या जो चीजें मैं लगा, क्योंकि मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस था कि कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज जो है वो वेटिंग एरिया में होनी चाहिए। मैंने वहां पे जो है ना यानी कि चार्जिंग मोबाइल चार्जिंग के लिए एक जो है मोबाइल लॉकर बनाए जिसके अंदर चार्जिंग केबल थी मैंने। ठीक है, इसके अलावा डिस्पेंसर लगाया। इस तरह की मैंने सारी फैसिलिटीज जो है ना उसके अंदर रखी। ठीक है, फिर मैंने एक यानी कि एक कॉरिडोर से गुजरते हुए एक मैंने हॉल बनाया जो कि ऑथराइज पर्सन्स का होगा, जो यानी कि कह लो कि कस्टमर उनके पास जाएंगे, उसके डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करेंगे। ठीक है, उन डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करने के बाद जो उन्होंने अपना हिसाब किताब करना है कि भाई इसको लाइसेंस हो इशू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो भी उन्होंने अपनी बिजनेस लिमिटेशन अप्लाई करनी है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने फिलअप की। ठीक है, और उसके बाद मैंने एक और यानी कि कह लो कि एक बड़ा सा हॉल बनाया या रूम बनाया, उसके अंदर मैंने कबर्ड लगाए। कबर्ड यानी कि वो जो रैंक होते हैं, जिस तरह के कह लो कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिस में भी होते हैं, कि वो पूरी पूरी फाइल उसके अंदर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा डाटा जो है अभी हमारे पास एक कह लो कि कंप्यूटर में नहीं है, फिजिकल है। तो उन्होंने वो रैंक में जो है ना उन्होंने वो रिकॉर्ड रखने के लिए जो है ना मैंने वो रैंक बनाया। सब कुछ जो है ना वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब कस्टमर भी आने लगे जब, तो यानी कि अब ये जो रियल टाइम का सिनेरियो बताता हूँ, कस्टमर आता है, वेट करता है अपनी बारी का। जब वो बारी उसकी आती है, वो उसके पास जाता है, ऑथराइज पर्सन के पास उस हॉल में जाता है, वो उसके डॉक्यूमेंट चेक करता है, डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, डाटा जो उसने। अच्छा, जब वो कस्टमर के लिए ये भी चीज एक लिमिटेशन में थी कि जब कस्टमर हमारे पास आएगा, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन के पास आएगा लाइसेंस अप्लाई करने के लिए, तो उसे एक काफी बड़ा फॉर्म दिया जाएगा, जो कि होता भी है अक्सर। इवन कि अगर आप बड़े स्कूल्स में देखो या कॉलेज यूनिवर्सिटीज के देखो, या इसके अलावा इवन नादरा का अपना फार्म भी देखो, कि काफी बड़े बड़े फार्म होते हैं जिसमें जो है ना काफी डीपली डिटेल होती है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक कंपनी ओपन करने जा रहा है, वो हमारे पास उसका लाइसेंस लेने जा रहा है, तो हमें उसकी हर हर चीज का पता हो। मे भी उस फॉर्म के अंदर फैमिली इंफॉर्मेशन भी हो। उसने वो फॉर्म फिल किया अपने वेटिंग एरिया में आके, और उसने अपनी बारी का वेट किया। अब क्या किया कि जब वो उसके पास गया, ऑथराइज पर्सन के पास, उसने वो सारी इंफॉर्मेशन चेक की। हो सकता है कोई मिस्टेक निकल आए फॉर्म के ऊपर, तो उसे वापस जाना पड़ जाए। हो सकता है जो डॉक्यूमेंट हमने उससे मांगे थे उसकी बेस पे उसे वापस जाना पड़ जाए। ठीक है, यानी कि ये अक्सर रियल टाइम में भी होता है हमारे पास, ये आप लोगों ने नोट किया होगा कभी, कि कोई ना कोई चीज मिस हो जाए तो हमें फिर उस चीज को वापस आना पड़ता है कि भाई हाँ वो चीज पहले कंप्लीट करो, फिर दोबारा हमें जाना पड़ता है। और अगर जिसका फॉर्म इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट है, जिसकी कह लो कि डॉक्यूमेंटेशन जो फिजिकल डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी कंप्लीट है, तो फिर वो जो ऑथराइज पर्सन होंगे वो अपना यानी कि कह लो कि बिजनेस अप्लाई करेंगे, अपनी लिमिटेशन देखेंगे, उससे छोटा मोटा जो इंटरव्यू जो रिक्वायरमेंट है लाइसेंस इशू करने के लिए, वो सारा हिसाब किताब लगाएंगे कि ये बंदा डिफॉल्टर ना हो, ये कंपनी पहले ना इशू हुई हो, बैंक करप्ट ना हो, इस तरह की सारी चीजें चेक करके वो उसे जो है ना लाइसेंस इशू कर देंगे। और जो उसके डॉक्यूमेंट होंगे एज पर अवर रिक्वायरमेंट की, वो एक रैंक में जाके क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। ठीक है, ये मैंने जो है ना एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब आप लोगों ने जो है ना इसको दोबारा सोचना है कि जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थी, जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन की, इसमें मैंने किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि मेरे पास बजट भी खुला था। रिक्वायरमेंट, क्योंकि अगर आप देखो तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं, लेकिन अक्सर कंट्री में इंक्लूडिंग यहाँ पे भी, कि भाई इन चीजों का बड़ा ख्याल रखा जाता है, जो वेटिंग एरिया होते हैं ना उसमें कस्टमर हमारा बोर ना हो, क्लाइंट हमारा बोर ना हो। ठीक है, तो वहां पे मैंने सारी चीजों का ख्याल रखा, हर चीज
बिल्कुल सही थी, यानी एसी कूलिंग के लिहाज से, हर लिहाज से। लेकिन फिर भी ना, इस बिजनेस मॉडल को इम्प्लीमेंटेशन करते हुए, या इस मॉडल इम्प्लीमेंटेशन की है जो मैंने, इसमें ना एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। वो फ्लॉ आप लोग ढूंढोगे क्या है? यानी कि क्या चीज मैं और इम्प्रूव कर सकता था, या क्या चीज मैंने नई इसमें ऐड की। वो आप लोग मुझे सोच के बताओ कि इसमें और क्या एक चीज होती जिससे हमारे कस्टमर और जो है ना, यानी कि कह लो कि सेफ साइड हो जाते, या और उनको यानी कि ये चीज पसंद आती, या ये कह लो कि ये चीज होना जरूरी थी, जो कि अगर आप लोग देखा जाए ना, तो शायद कहीं पे, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में है कि नहीं है, लेकिन मैं भी शायद कहीं पे ये चीज इम्प्लीमेंट हुई हो फिजिकल के लिहाज से। हाँ जी, समझ आ रही है कोई बात कि भाई इस बिजनेस मॉडल में क्या चीज कमी है हमारे पास। फिर भाई यूं तो नहीं आ रही, कोई हिंट वगैरह दें अगर। असल में इसमें हिंट क्या, यानी कि वैसे में ये चीज, आपको ये बिजनेस मॉडल बिल्कुल ठीक लग रहा है ना, हाँ। कि यानी कि मैंने सब चीजों से फैसिलिटीज दिया, ऑफलाइन सिस्टम है ये, आई थिंक ये, नहीं ये सिस्टम ही अभी यही है। ये एग्जांपल अभी आप ले लो ना, जो अभी आजकल के गवर्नमेंट ऑफिस हैं, या इवन के हर जगह ऐसे ही होता है। तो जहाँ पे फिजिकल पेपर वर्क चाहिए हो, ठीक है, वो यानी कि कह लो कि उनके पास सिस्टम, वो तो हम बाद में अभी देंगे, इसको हम आईटी पे लेके जाएंगे इस सिस्टम को। लेकिन उसके लिहाज से कि अभी सिर्फ फिजिकल वर्क ही है सारा, उसके लिहाज से कोई इधर ड्रॉबैक। अम, कोई रूट मैप वगैरह तो नहीं कि जिससे कस्टमर को पता चले कि इसने कहाँ कहाँ जाना है। नहीं, कस्टमर को तो पहले ही पता है उसने कहाँ जाना है। दो दो जगह तो उसने जाना है, एक वेटिंग एरिया में और एक उसके बाद उधर। अच्छा, ये चीज कभी आप लोगों के साथ फेस नहीं हुई कि कभी इस तरह का एनवायरनमेंट मिला हो कि आप लोगों को एक जगह जाके वेट करना हो, फिर एक जो भी यानी कि आगे एक और पर्सन है उसके पास जाना हो आप लोगों ने, और फिर उसने आपके ये जो डॉक्यूमेंट चेक करने हो, और उसके बाद जो है ना, यानी कि आप लोग वहां से फ्री हो। ऑब्वियसली अक्सर जगह पे हुई होगी, यानी कि यूनिवर्सिटी के कभी फॉर्म जमा करवाते वक्त, या कोई भी यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस में, या इस तरह के जो नाचा भी है, वगैरह भी यही होते हैं। नादरा वगैरह में बिल्कुल यही होता है। तो कभी आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ कि आप लोगों ने घंटा डेढ़ घंटा वेट किया हो,
और जब आप लोग अगले बंदे के पास गए हो तो उसने कह दिया कि यार आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, और जब आप नेक्स्ट टाइम आओ फिर आपको वेट करना पड़े उस चीज का। हाँ, ये चीज तो होती है, फिर तो ये है। और ये तहरीर के साथ तो भी मेरा ख्याल है ये इसमें भी एचईसी में भी हुई है ना, कि ये डॉक्यूमेंट मिस है, ये डॉक्यूमेंट मिस है। और मिस होने का भी कितनी देर बाद इवन के टीसीएस के पास जाके पता लगता था कि ये डॉक्यूमेंट मिस है। ऐसे ही अब है। अगर अब अगर मैं ये कह दूं कि भाई जो बंदा पहले आया हुआ है वो नेक्स्ट टाइम आए तो उसे पहले ही फौरन ही यानी कि अंदर जाने दिया जाए, ये चीज तो बिल्कुल गलत है ना। कि भाई जो यानी कि ठीक है वो पहले आया उसने पहले वेट किया, लेकिन उसकी अपनी गलती थी, अपनी उसकी मिस्टेक थी, उस मिस्टेक की वजह से वो दूसरी बार एडवांटेज ले क्यों? ठीक है ना, यानी कि उसे दोबारा ही क्यू में ही लगना पड़ेगा, दोबारा ही वेटिंग एरिया में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस सिस्टम में बहुत बड़ा फ्लॉ है कि मैं एक जगह एक लोगों को वेट तो करवा रहा हूँ इतना ज्यादा, लेकिन इस चीज की श्योरिटी नहीं है कि उनका काम हो सकेगा कि नहीं। क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि या चलो अगर पता भी हो लेकिन कुछ भी नहीं कह सकते ना, हो सकता है कि भाई जब उन्होंने फॉर्म फिल किया हो, एक एक फॉर्म पे फील्ड थी प्रोवाइड ईमेल, और एक फील्ड थी प्रोवाइड वेबसाइट। प्रोवाइड वेबसाइट वाली पे उसने ईमेल लिख दिया और ईमेल वाली पे उसने वेबसाइट लिख दी, यानी कि फॉर्म की मिस्टेक हुई ना ये उससे। अब उसने खुद भी नहीं देखी, जब वो आगे पर्सन के पास गया उसने जब फॉर्म चेक किया तो वहां पे उसे मिस्टेक पता लगी। इसका सोल्यूशन क्या होगा कि ऑब्वियसली उसे नया फॉर्म लेना पड़ेगा, दोबारा उसे फिल करना पड़ेगा। अब वो जो ऑथराइज पर्सन है वो तो अपने सामने बैठ के फॉर्म नहीं फिल करवाएगा कि आधा घंटा सिर्फ उसी कस्टमर पे लग जाए मेरा। ठीक है, तो अब ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ था। ये उसी केस में यानी कि तकरीबन 70% यहाँ से क्लाइंट मेरे वापस जाते हैं, कस्टमर जो है मेरे वापस जाते हैं। सिर्फ 30% ऐसे होते हैं जो एक्सपीरियंस होते हैं या जो थोड़े बहुत कह लो कि एक एक चीज को पढ़ते हैं, कि चेक लिस्ट को देखते हैं कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट भी चाहिए, ये भी चाहिए। इसके अलावा फॉर्म में एक एक चीज सही फिल करते हैं वो। अक्सर फॉर्म में तो ये चीज लिखी होती है कि यूज ओनली कैपिटल लेटर, फिर भी कई कई ऐसे लोग हैं जो स्मॉल लेटर यूज कर लेते हैं और उन्हें भी पता नहीं चलता, अगला बंदा उन्हें बताता है कि भाई यहाँ पे कैपिटल लेटर लिख रहे थे आपने, कैपिटल लेटर में इंफॉर्मेशन देनी थी। अब वो वहां से वो बंदा जो है ना वापस चला जाए। ठीक है, तो ये एक सिस्टम में, और ये अक्सर जगह होता है, ये चीज कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई होती। ठीक है, लेकिन अब आप लोग मुझे ये बताओ कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? या तो हम कोई रिसेप्शन रखते हैं जो पर्सन वैलिडेट कर रहा हो सारों के फॉर्म्स को, कि इनकी हाँ चीज़ें एक्चुअली, पूरी हैं। हाँ इसका सोल्यूशन यही है, लेकिन उसे हम रिसेप्शनिस्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि रिसेप्शन वाले को इतनी इंफॉर्मेशन इसलिए आसानी होती है कि अगर वो एक का फॉर्म देखने बैठ गया तो वो जैसे रिसेप्शन पे तो और लोग भी आते हैं कि भाई फलाना काम करवाना है, कैसे होगा ये वो, ये इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन इसके दरम्यान में ना हम एक ऐसा यानी कि कह लो कि बैरियर रखते हैं या ऐसा बंदा रखते हैं जो है ना, यानी कि एटलीस्ट ये चीज वेरीफाई करेगा कि जब ये अगर रूम में गया अंदर, जब भी इसकी बारी आई, वो घंटे बाद आई, 2 घंटे बाद आई, इसका काम हो जाएगा, जिसे हम प्री वैलिडेशन का नाम दे देते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा बंदा जो प्री वैलिडेशन करे। और प्री वैलिडेशन में वो क्या करेगा, फॉर्म चेक करेगा और उसके डॉक्यूमेंट चेक करेगा। बाकी तो डिफॉल्टर होना या यानी कि कह लो कि वो कंपनी पहले से एग्जिस्ट करती है, ये उसका काम नहीं है ना, ये तो प्री वैलिडेशन कर रहा है उसकी। तो वो जो प्री वैलिडेशन जब करेगा तो अगर उसने अप्रूव कर दिया तो एटलीस्ट ये चीज कंफर्म है कि अब वो इन गलती की वजह से जो है ना वापस नहीं आएगा, इसको लाइसेंस मिल जाएगा। हाँ, अगर ये डिफॉल्टर है या बैंक करप्ट है या ये कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या इसने कोई यानी कि कह लो कि इसकी पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट नहीं है, जो भी यानी कि चीजें हैं, वो तो अंदर का ऑफिसर जो ऑथराइज पर्सन है वही चेक करेगा। लेकिन ये जो बंदा है जो प्री वैलिडेशन करेगा, ये एटलीस्ट इस चीज की गारंटी होगी कि भाई अंदर जो बंदा क्या है, एक तो ये कि इस बंदे की बारी है, ये जो अंदर जा रहा है ये पूरी फुली जो है यानी कि कह लो कि अगर इसकी सब कुछ ये वाइट लिस्ट है तो इसका मतलब है कि इसको लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन ना यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज इन हो जाती है। अब आप लोग मुझे वो ये चीज बताओ कि इससे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई। अब जो 100 में से 70 लोग यानी कि 70% लोग वापस जा रहे थे, वो किसी भी रीजन की वजह से वापस जा रहे थे, अब वो या तो प्री वैलिडेशन में ही वापस चले जाएंगे, या वो जो वापस जाने वाली रेशियो है ना वो क्या हो जाएगी,
वो 10% पे आ जाएगी। और वो सिर्फ वो लोग बचेंगे जो एक्चुअली यानी कि किसी ना किसी कह लो कि इशू की वजह से लाइसेंस इशू नहीं करवा पाए। ठीक है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब प्री वैलिडेशन हो रही होगी तो ऑब्वियसली जिस तरह मैं गया हूँ, ठीक है, मेरा नंबर अभी 1.5 घंटे बाद है या 2 घंटे बाद है। अब प्री वैलिडेशन मेरी घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले हो रही है, तो अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक हुई या किसी कह लो कि डॉक्यूमेंट की मुझे कॉपी चाहिए हुई, तो अब मेरे पास एटलीस्ट उतना टाइम होगा कि मेरी बारी आने में भी टाइम है। तो मैं जो क्या करता हूँ, ये अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेता हूँ। एक सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये भी है कि हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। लेकिन अब आप लोग ये चीज सोच के बताओ, ये रियल टाइम पे सोचो ये चीज, ठीक है, यानी कि अगर ऐसा हो तो क्या हो, जो कि अक्सर जगह पे नहीं होता, लेकिन अगर हो जाए, चाहे वो पाकिस्तान कंट्री हो कोई भी कंट्री हो, अगर हो जाए तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है ना, कह लो कि डिसएडवांटेज है इस चीज का। वो क्या है? यानी कि वो जो हम बंदा खड़ा करेंगे, उस बंदा खड़ा करने का हमें एक नुकसान भी होगा। वो नुकसान क्या होगा? ये उसके लिए भी हमें अलग स्पेस चाहिए होगी। नहीं, स्पेस वगैरह की कमी नहीं है, बजट की कमी नहीं है। हम्म। मैं बताता हूँ, ये तो शायद आप लोगों ने फील भी की होगी ये चीज। उसका नुकसान सबसे बड़ा ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल वो बंदा मेरा जानने वाला है, या मेरे पास रिश्वत देने के पैसे हैं, ठीक है। तो वो वाली लेयर, यानी कि उसमें मुझे दो एडवांटेज हो गए। एक तो ये है कि मैं, शायद वो मुझे पहले ही अंदर भेज दे, ठीक है, यानी कि मुझे इतना वेट ना करना पड़े। और दूसरा ये कि कोई चीज अगर ऊपर नीचे भी हुई, तो वो जो है ना, यानी कि कुछ ना कुछ करके जो है ना, उसको कह लो कि अगला प्रोसेस ले आएगा मेरे लिए। और ये चीज रियल टाइम में होती है और ये हर जगह होती है। यानी कि यहाँ पे इस चीज को वास्ता कहते हैं, ठीक है, या कह लो कि कोई सिफारिश हो गई, या कह लो कि रिश्वत देनी हो गई, कि ये हर जगह होती है, पाकिस्तान में खैर बहुत ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा। अब वो लोग जो वेट कर रहे होंगे, वो क्या सोचेंगे कि यार इतनी देर से हम वेट कर रहे हैं। बेशक उन्हें अगर इस तरह की कोई डिस्टरबेंस ना आए तो 2 घंटे और भी वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह का बंदा जो बाहर से आए और फौरन डॉक्यूमेंट चेक कराए और अंदर चला जाए, तो जो लोग वेट कर रहे होते हैं उन्हें ये चीज बहुत चुभती है, जो कि ऑब्वियसली गलत भी है। बेशक उन्हें अभी आधा घंटे वेट करना पड़ा है, लेकिन ये चीज बहुत चुभती है। अब मैं आता हूँ आईटी की तरफ। ये जितना मैंने स्ट्रक्चर खड़ा किया था ना, चेयर्स लगाई थी, ठीक है, स्ट्रक्चर खड़ा किया था, ये मैंने, यानी कि अब मुझे उन्होंने कह दिया कि भाई इसको ना आपने एज अ आईटी लेके जाना है, कि कस्टमर को जो है ना, यानी कि अपने घर बैठे जो है ना ये काम करना पड़ जाए सारा। यानी कि ये चीज हमें कह लो कि कस्टमर को ये ऑर्गेनाइजेशन में आना ही ना पड़े। अब सेम ये चीज अब मुझे आईटी में लेके जानी है, तो मैंने क्या किया कि जितना मैंने स्ट्रक्चर खड़ा किया था ना, वो कह लो कि मेरी एचटीएमएल थी। चेयर्स लगाई, ये किया वो किया, वो सारी मेरी एचटीएमएल थी, जो फ्रंट एंड यूजर को नजर आ रही थी, ठीक है। उसके बाद जो मैंने उसके अंदर एलईडीज लगाई डिफरेंट कलर की, यानी कि कह लो कि सीनरीज लगाई, या चेयर का कलर मैंने अच्छा लगा, या उस जो क्या नाम है हॉल था उसका मैंने थीम अच्छा रखा, ब्लू थीम रखा, या जो भी थीम रखा, वो मैंने किसके थ्रू अप्लाई किया, सीएसएस के थ्रू अप्लाई किया, ठीक है। जो उस कस्टमर को फॉर्म मिला, वो मैंने किसके थ्रू इम्प्लीमेंट किया, एचटीएमएल के थ्रू इम्प्लीमेंट किया। उस फॉर्म के बाद जब वो फॉर्म सबमिट करवाता है, जब वो सबमिट करवाने के बाद, यानी कि पीछे जो मैंने क्या इम्प्लीमेंट किया, सी शार्प को इम्प्लीमेंट किया। सी शार्प ये चीज चेक कर रही थी कि भाई ये जो बंदा है ये क्रैप्ट तो नहीं है, बैंक क्रैप्ट तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, पुलिस क्लियरेंस है इसके पास। इसके अलावा ये जो कंपनी इसने अप्लाई की है, ये क्या नाम है, ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करती, जो इसने एड्रेस दिया है ये क्या फिजिकल एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो फोन नंबर है ये वैलिड है कि नहीं, ईमेल वैलिड है कि नहीं, ये सारी मैंने वैलिडेशन उस पर चेक की, अपने बिजनेस अप्लाई किए, ठीक है। अगर तो ये अप्रूव होता है कि भाई यानी कि ये सारे वैलिडेशन पे पूरा उतरता है, तो वो जो है यानी कि मैंने उससे क्या किया, उसे यानी कि लाइसेंस इशू किया। लाइसेंस इशू करने के जो मेरे फंक्शन थे वो कॉल हुए, जहां जहां मैंने इंफॉर्मेशन भेजनी थी वो इंफॉर्मेशन भेजी, डेटाबेस में मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की, ठीक है।
और यहाँ पे जब फिजिकल हमने बनाया था तो हमने वो रैंक बनाए थे। यहाँ पे वो रैंक क्या है, वो मेरी एसक्यूएल सर्वर है, कि जितनी इंफॉर्मेशन उसने दी एचटीएमएल फॉर्म में वो सारी मैंने अपने एसक्यूएल सर्वर के अंदर स्टोर कर ली, और उसे मैंने एक लाइसेंस इशू कर दिया जो कि विद स्टैम्प था, ठीक है, और उसे वो लाइसेंस इशू हो गया। अब अगेन मैं उस फिजिकल उस पे आता हूँ कि बात वही आ गई, वो बंदा किधर गया जो हमने ऐड किया था। यहाँ पे भी तो वो बंदा हो सकता, यहाँ पे भी तो वो फॉल्ट आ सकता है ना, कि उसने 5 पेजेस सेव की, यानी कि 5 पेजेस पे इंफॉर्मेशन दी, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन लिखना बड़ी बात होती है कि इतनी इतनी। मैं यानी कि वैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि शाहजहाँ का जब मैंने फॉर्म फिल किया था ना, 13 से 14 फॉर्म थे जो मैंने फिल किए थे। ठीक है, अब फिल करने के बाद जब मैंने सबमिट पे क्लिक किया, अगर मुझे वहां पे एक ऐसा एरर आ जाता जो फर्स्ट पेज पे था, तो क्या होगा, मुझे सारा रिटर्न पे जाना होगा दोबारा। तो यहाँ पे वो बंदा अभी भी मिसिंग है, जो ये बताया कि भाई नहीं, आपने ये चीज इधर गलत इंटर कर दिया, इससे पहले सही कर लो फिर आगे चलते हैं। वो जो बंदा है ना, वो हमारी जेक्यूरी, वो हमारी जावा स्क्रिप्ट है। यानी कि जावा स्क्रिप्ट और जेक्यूरी एक ऐसी चीज है कि जो सर्वर पे भेजने से पहले ही जो है ना उसको बता देती है कि भाई आपके पास ये इशू है, पहले आप इसे ठीक कर लो। यानी कि आपने जो इधर मैंने ईमेल मांगा हुआ है, आपने यहाँ पे वेबसाइट दे दी है, मैंने वेबसाइट गलत इंटर की है, या ईमेल मैंने गलत इंटर किया है, फौरन जावास्क्रिप्ट बता देगी उसे कि भाई पहले ये सही कर लो फिर आगे चल। और जो हमने अभी फिजिकल एग्जाम्पल देखी है, जो उसमें इशू था कि जिसके पास अप्रोच होगी, रिश्वत होगी, वो बंदा उसका जानने वाला होगा, तो उसको वो प्रेफरेंस दे देगा। सेम ये इशू हमारे पास इधर भी आएगा। जिस बंदे को जावास्क्रिप्ट या जेक्यूरी आती है, वो यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाके उस जेक्यूरी को या जावास्क्रिप्ट को चेंज करके वो जो है ना उसको बाईपास कर सकता है। और ये बात हर कोई जानता है कि जावास्क्रिप्ट को कोई भी बंदा बाईपास कर सकता है। कोई भी बंदा नहीं, यानी कि फिजिकल में भी क्या था, कि जिसके पास या तो पैसे हो या जिसके पास अप्रोच हो, यानी कि जो उसे बंदे को जानता हो किसी ना किसी रेफरेंस से। सेम यहाँ पे भी वही हाल है, जिनको जावास्क्रिप्ट या जेक्यूरी आती है वो इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब आप लोग खुद अंदाजा लगा लो कि आप लोग भी आज ही यानी कि इसको समझना शुरू किया है, लेकिन दुनिया में कितने लोग हैं जिनको आती है और कितने लोग हैं जिनको नहीं आती। जिनको आती है मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया का शायद 10% भी नहीं होंगे वो लोग, लेकिन एटलीस्ट 90% के लिए तो ये चीज फिजिबल है ना। यानी कि 90% जो इसमें फिल्टर आउट हो रहे हैं उनके लिए तो हम टाइम सेव कर रहे हैं ना। तो इसलिए जो है ना जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी को स्टिल यूज किया जाता है। और जिनको आती भी है वो इन पंगों में पड़ते ही नहीं है कि भाई यार इसको बाईपास करें, क्योंकि उन्हें ये चीज पता होती है। देखो, अब जब, अच्छा, ये अब दोबारा मैं एग्जांपल फिजिकल एग्जांपल पे आता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है, कि भाई जो है ना ये लोग जो है वो सिफारिश यूज ना करें या रिश्वत यूज ना करें। इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास? एक ईमानदार और भरोसे वाला बंदा बैठा है। नहीं, ये तो नहीं हो सकता ना। ईमानदार कितना का बड़ा ईमानदार होगा वो? मेरा अपना बेटा आ जाए, मुझे पता है मेरे बेटे का जो है ना, अगर मेरे इसका काम आधे घंटे में नहीं होगा तो इसकी जो फलाना जो इंस्पेक्शन वाले आ रहे हैं वो चले जाएंगे, इसका साल बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। कुछ भी, कोई भी चीज आ सकती है उसके सामने। वो कहता है यार चलो क्या हुआ, 2 लोग ही वेट कर रहे हैं ना, इसको कर देता हूँ अभी, कोई मसला नहीं। नहीं तो एक और हो सकता है कि जो बंदा आए उसको एक नंबर अलॉट किया जाए, और वो जिस तरह क्यू में लग रहे होते हैं, और वो फिर पर्ची जो है वो ऑथराइज पर्सन को भी दे वही नंबर जो चल रहा है। हाँ, इसका सोल्यूशन ये है कि जो वैलिडेशन वो कर रहा है एटलीस्ट माइनर लेवल की वैलिडेशन ऑथराइज पर्सन भी करे। ठीक है, और वो जो ऑथराइज पर्सन जब उसकी वैलिडेशन करेगा, तो ऑब्वियसली ये तो चांस ही नहीं है ना फिर कि भाई यानी कि कोई उस चीज को वो बाईपास कर सके। अच्छा, इसको अभी कंटिन्यू करते हैं, मैं मीटिंग रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तो अभी भेज देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा काम है। इसको अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं।